सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का समरी देखेंगे। तो किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ते हो तो उसका समरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समरी पढ़ने का रीज़न ये है कि इसमें जो पॉइंट्स मेंशन होते हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और जो ऑथर या राइटर है वो एक्सपेक्ट करता है कि इन पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी हो, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हम समरी पॉइंट्स को पढ़ेंगे और मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा, एक एक पॉइंट जितने भी हैं एक्सप्लेन करूँगा। फिर भी आपको कोई डाउट होता है यू कैन कमेंट, देन वी कैन डिस्कस डीप ऑन टू दोज टॉपिक्स। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो देखो सबसे पहले हीट क्या है? हीट कुछ नहीं है, हीट एनर्जी ही होती है। जैसे वर्क भी क्या होता है? वर्क अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है दैट्स ओके, बट वर्क इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो ये रहा एनर्जी दैट फ्लोज बिटवीन अ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग मीडियम बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बट इट फ्लोज ओनली बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे कि मान लो यहाँ कहीं फायर है ना, और उसके सराउंड में ये एयर है। अब इनके बीच अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसका रीज़न है बिकॉज देर इज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस। कहीं पर भी अगर हीट फ्लो कर रहा है इट मीन्स देर हैज़ टू बी टेम्परेचर डिफरेंस। तो मान के चलो कि यहाँ का टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का होगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस हीट इज फ्लोइंग। ओके, दूसरा पॉइंट है दैट द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ बॉडी इज क्वांटिटेटिवली यानी कि वैल्यू से रिप्रेजेंटेड बाय टेम्परेचर। यानी कि देखो ये बॉडी मैंने कहा था हॉट है, तो उस चीज़ को मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया? उसको मैंने रिप्रेजेंट किया एक नंबर से कि 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही मैंने जब कहा कि एयर रिलेटिवली कोल्ड है, मैंने क्या किया? उसे क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट किया बाय 25 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी बॉडी के टेम्परेचर के, किसी भी बॉडी के हॉटनेस एंड कोल्डनेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर से। वही पॉइंट 1 में मेंशन्ड है। तो ठीक है, पॉइंट नंबर 1 इज कंप्लीटेड। पॉइंट नंबर 2, a temperature measuring device thermometer makes use of some measurable property called thermometric property। सबसे पहले इसको क्लीन करते हैं। that changes with temperature, changes with temperature यानी कि एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, मैं उसको TH बोल दे रहा हूँ, ये प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की। देखो हमें मेज़र क्या करना है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बढ़ने घटने से अगर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बढ़े या घटे और हम किसी तरह से मेज़र कर पाएँ तो हम क्या मेज़र कर लेंगे? टेम्परेचर। वही एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, दैट चेंजेस विद टेम्परेचर। डिफरेंट थर्मोमीटर्स लीड टू डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। जैसे फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, तो अलग अलग स्केल्स हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ टेम्परेचर स्केल टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर चूजन एंड असाइंड सम आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। ऐसे आप डिग्री सेल्सियस की बात करोगे तो उस स्केल को डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। एक 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्केल्स में यही होता है,
हम वाटर को एज ए रेफरेंस लेंगे, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को रेफरेंस लेते हैं। टू कंस्ट्रक्ट दोनों टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर चूजन, ये वही दो फिक्स्ड पॉइंट हैं। जैसे वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे एंड फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो दो पॉइंट्स हमें मिल गए, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। The two number fix the origin of the scale and the size of its unit. तो यही जो टू वैल्यूज़ हैं, यही दो पॉइंट्स हैं, इसी से आप स्केल को डिफाइन कर लेते हो। ओके, एंड वन मोर थिंग, स्केल पे हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे जब हम न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं, 2 खत्म, 3। द सेल्सियस टेम्परेचर एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आर रिलेटेड बाई इतना। तो देखो, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस फॉर्मूला को याद करते हैं। अगर आपने याद कर रखा है इट्स ओके, नो इश्यूज़, बट ट्राई करो कि स्केल टू स्केल कन्वर्जन के फॉर्मूला मत रटो। उसमें दिक्कत क्या होती है ना, कल को कोई दूसरा स्केल अगर बनाने को मिल गया, देन यू आर गोइंग टू बी कन्फ्यूज्ड। इससे बेटर है कि आप, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके बाद जो वीडियोस आने वाले हैं वहाँ पे आप एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। तो होता क्या है, कुछ ऐसा स्केल हम लिखते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम कैलकुलेटेड माइनस मिनिमम बराबर मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड बाई मिनिमम। तो अभी काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में है, बट उसमें होता क्या है कि हर एक स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपको ये पता हो तो आप स्केल टू स्केल कन्वर्जन कर सकते हो। वो मैं बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बट ये फॉर्मूले पे बहुत ध्यान मत देना। अगर आपको ये याद नहीं है दैट्स ओके, नो इश्यूज़। ओके, देन पॉइंट नंबर 4, the ideal gas equation connecting pressure, volume and absolute temperature is। अब देखो, ये जो पॉइंट नंबर 2 था, इसको एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं। जैसे मान लो इस इक्वेशन को अगर आप देखते हो तो इसमें क्या दिखा हुआ है कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। व्हाट डज इट मीन कि अगर हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करना हो तो प्रेशर को मेज़र करके भी कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेज़र करना हो तो वॉल्यूम को मेज़र करके वी कैन मेज़र टेम्परेचर। तो बहुत बार फिजिक्स में क्या होता है, आप किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हो, बट कुछ ऐसे पैरामीटर्स होंगे जो उस पर्टिकुलर वैल्यू पर डिपेंड करेगी। जैसे इस केस में देखो ध्यान से, यहाँ पे प्रेशर डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, यानी कि अगर आप प्रेशर मेज़र कर लेते हो इट मीन्स यू कैन मेज़र द टेम्परेचर। वही पॉइंट नंबर 2 में एक्सप्लेन्ड है। ना कमिंग टू पॉइंट नंबर 4, देखो ये इक्वेशन बहुत कॉमन है, पी वी इक्वल टू म्यू आर टी, कहीं कहीं म्यू को एन भी, स्मॉल एन भी लिख देते हैं, जैसे पी वी इक्वल टू एन आर टी, और पी वी इक्वल्स टू एम आर टी। यहाँ पे मास है, यहाँ पे मोल है। ये पॉइंट बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट यहाँ तो क्योंकि इसने केवल फार्मूला मेंशन किया है तो आप फार्मूला ऑलरेडी जानते होगे, बाद में इसे डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, पॉइंट नंबर 5 इन द, जस्ट अ मिनट, पॉइंट नंबर 4 इज completed. In the absolute temperature scale, the zero of the scale corresponds to temperature where every substance in nature has least possible molecular activity. The Kelvin absolute temperature scale has the same unit scale as Celsius scale, but difference in the origin. देखो,
इसमें क्या है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि अगर आपको कहीं पर भी केल्विन टेम्परेचर का निकालना हो और आपको डिग्री सेल्सियस पता हो, जैसे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, उसमें 273 ऐड कर दो। देखो 0.15 इतनी प्रिसाइजली जनरली आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा, बट इतना आप ऐड कर देते हो तो आपको उस टेम्परेचर का, उस सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग केल्विन मिल जाएगा। जब 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे लिखेंगे, इसका मतलब है इसमें 273 ऐड कर दो आप, बस आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। दैट इज ऑल। कमिंग टू पॉइंट नंबर 6, देखो पॉइंट नंबर 6 के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स बहुत आएंगे, ठीक है, और ये पॉइंट है इम्पोर्टेंट, तो आप इसको समझ लेना। और न्यूमेरिकल तो इस पे हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, और अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सही हो जाए। तो फिलहाल तो इसको रट्टा ही मारना है, अगर आपने नहीं रटा है तो रट लो कि लीनियर एक्सपेंशन को हम अल्फ़ा डेल्टा टी लिखते हैं। डेल्टा एल, देखो इसको अगर टेक्निकल टर्म्स में इसे हम बोलते हैं स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। इसकी वैल्यू होती है अल्फ़ा 1 इंटू डेल्टा टी। सिमिलरली अगर डेल्टा वी बाई वी है तो यहाँ पे अल्फ़ा वॉल्यूमेट्रिक, देखो जैसे कि इस कंडीशन में, इस वाले में हम क्या बोल रहे हैं, हम लीनियर एक्सपेंशन को देख रहे हैं, तो जो अल्फ़ा आएगा ना वो लीनियर एक्सपेंशन का आएगा। बट सेकंड वाले केस में वी आर लुकिंग एट वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तो वहाँ पे जो अल्फ़ा आएगा दैट विल बी वॉल्यूमेट्रिक, इसलिए देखो वी लिखा हुआ है यहाँ पे, एल लिख रखा है ना। और आप कंपैरिजन करोगे, अगर आपने डेरिवेशन ऑलरेडी कर लिया है तो आपको पता चलेगा कि अल्फ़ा वी इज़ 3 टाइम्स अल्फ़ा एल। यार हैंड राइटिंग तो बहुत बेकार लिखा मैंने, फिर से ट्राई कर लेते हैं। अल्फ़ा वी इक्वल्स टू 3 टाइम्स अल्फ़ा एल, ये आप याद कर लेना। एंड अल्फ़ा एरिया, थोड़ा सा सीक्वेंस में जाते हैं, अल्फ़ा एरिया इक्वल्स टू 2 टाइम्स अल्फ़ा एल। ये सब स्टैंडर्ड केसेस, इसको याद रखना। बाकी अगर न्यूमेरिकल ढंग से सॉल्व करोगे तो ये सब चीज़ें याद करने की नीड नहीं है, ये सब याद हो जाती हैं, है ना। ओके, नाउ मूविंग टू पॉइंट नंबर 7। देखो ये इन्होंने मेंशन कर रखा है अल्फ़ा वी इक्वल्स टू 3 टाइम्स अल्फ़ा एल। जस्ट अ मिनट। Okay, coming to point number 7, the specific heat capacity of a substance is defined इतना, the mass is okay। देखो क्या होता है स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन, आई होप आपने पढ़ी होगी। तो किसी एक बॉडी है, जैसे मान लो वाटर है, ठीक है, वाटर के 1 kg मास को एक सॉरी 1 डिग्री का डिफरेंस लाने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज़ स्पेसिफिक हीट। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मान लो कि ये वाटर बॉडी है, इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर आपने कर दिया 26 डिग्री सेल्सियस। 1 kg का ये मास था, तो आपको यहाँ एनर्जी देनी पड़ी होगी। उस एनर्जी की वैल्यू को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि जैसे मान लो, अरे यार एक मिनट,
हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि अगर आपको किसी मटेरियल का CP पता है, स्पेसिफिक हीट, देखो स्पेसिफिक हीट को अलग अलग टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे दे आर रिप्रेजेंटिंग विद S। किसी बुक्स में आप देखोगे या इंजीनियरिंग लेवल पे जाओगे तो वहाँ CP से रिप्रेजेंट करते हैं। सो बहुत ज़्यादा टर्म्स के पीछे मत भागना कि इस टर्म्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक। कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, दैट इज़ ओके। एंड आप NCERT से पढ़ रहे हो, देन यू गो विद द NCERT सिंबल्स, सिंपल सा फंडा है, नो मोर कन्फ्यूजन। और स्पेसिफिक हीट पे हम अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो अगर कोई डाउट है तो अभी स्किप कर दो। जब वहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। दूसरा वाला क्या है कि आप उसको अगर मोलर फॉर्म में लिखते हो, मोल्स की फॉर्म में, या म्यू इज ए मोल, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। हाँ, मैं बोल रहा था कि CP निकालने की या फिर ये जो स्पेसिफिक हीट है इसका निकालने का पॉइंट क्या है। देखो होता क्या है, अगर कोई भी क्वांटिटी आप एक यूनिट मास के लिए डिफाइन कर लेते हो, तो उससे बेनिफिट ये होता है कि किसी भी मास के लिए, जैसे 10 kg, 20 kg, 30 kg के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, यू कैन फाइंड दैट। तो इसीलिए ये सब क्वांटिटीज़ जो है वो फाइंड आउट कर ली जाती हैं किसी भी मटेरियल के लिए। एंड आपको टोटल हीट कितनी देनी पड़ेगी एक पर्टिकुलर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, तो बस इंजीनियर लोग उस टेबल को चेक करते हैं इस पर्टिकुलर मटेरियल का CP कितना है, स्पेसिफिक हीट कितना है, एंड दे बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू रेज दैट मच टेम्परेचर ऑफ दैट मच मास सिस्टम। ये इसका रीज़न होता है। कमिंग टू पॉइंट नंबर 8, द लेटेंट हीट। देखो ये चीज़ आपने अगर पढ़ी होगी कि किसी भी बॉडी को, जैसे मान लो कि हमारे पास वाटर है ना, वाटर का ये रहा टेम्परेचर, और ये इसको टाइम ले लेते हैं। पहले मान लो कि जो वाटर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये 25 डिग्री सेल्सियस है। अब आप इसे गर्म कर रहे हो तो देखो टेम्परेचर और टाइम, यानी टाइम के साथ टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट हो नहीं सकता, ऐसे हो जाएगा नहीं कभी, इस डायरेक्शन में ऊपर भी नहीं जाएगा ऐसे। क्यों भाई, जीरो टाइम में टेम्परेचर ऐसा थोड़ी ना कि 25 से 50 पहुंच जाएगा। इसका मतलब है जो कर्व है वो बीच से जाएगा। अभी ये ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, स्ट्रेट जा सकता है, वो डिपेंड करेगा हीट कैसे दे रहे हो। हीट का जो फॉर्मूला है वहाँ से डिराइव करके आपको लाना पड़ेगा, उससे आइडिया लग जाता है ये वेरी कैसे करेगा। इससे बेस्ड न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट आई थिंक आपको नहीं है, बट जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये केस हम देखेंगे कि टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ बनता कैसे है। फ़िलहाल क्या है, जैसे ये इस डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट करेगा, और जैसे जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, अब टाइम के साथ टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा कुछ टाइम तक। जैसे ही स्टीम बन जाएगी फिर ये इंक्रीमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो फेज़ रहा ये क्या था, इसे बोलते हैं फेज़ चेंज। ये लिक्विड है, ये स्टीम है, और ये लिक्विड प्लस स्टीम रहता है, यहाँ पे फेज़ चेंज होता है। इन्होंने मेंशन किया द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, LF बोलते हैं, इज़ द हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू चेंज सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड इनटू लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या होता है, जैसे कि हमारे पास मैंने बताया कि ये हम लिक्विड टू स्टीम जा रहे हैं, ऐसे ही सॉलिड से आप अगर लिक्विड आते हो वो भी एक फेज चेंज है, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। ये यहाँ पे मेंशन है।
और ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पहली चीज़ तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि फ्यूज़न किसे बोल रहा हो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न किसे बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे बोलते हैं। दो ही पॉइंट हैं, और यहाँ पे फ्यूज़न की जगह मेल्टिंग भी लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो जाना। मेल्टिंग का मतलब है सॉलिड से लिक्विड, फ्यूज़न का भी मतलब वही है, सॉलिड से लिक्विड। और आप चाहे सॉलिड से लिक्विड आ जाओ, एक बार मैं फिर से ग्राफ बना देता हूँ, जस्ट ए मिनट यार, बार बार कन्फ्यूजन हो रही है। आप देखो, ये डायग्राम अगर हम मानते हैं टेम्परेचर एंड टाइम का, और ये 0 डिग्री सेल्सियस है मान लो, एक मिनट, ये आइस है। एनसीईआरटी में वैसे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आई होप आपने पढ़ा होगा। देखो, ये है 0 डिग्री सेल्सियस की आइस, ये रहा 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप चाहे ए बी सी डी ई, आप चाहे ए से बी जाओ या बी से सी जाओ, सेम अमाउंट ऑफ हीट लगता है। अगर आइस से वाटर जा रहे हो तो क्या होगा, आपको हीट रिमूव करना पड़ेगा, यानी मतलब गर्मी देनी पड़ेगी। इस केस में हीट रिक्वायर्ड होगी। पर वाटर से आप आइस में कन्वर्जन कर रहे हो तो हीट इस केस से निकालनी पड़ेगी आपको, है ना। बट ये जो हीट का अमाउंट होगा वो सेम होगा। जैसे मान लो यहाँ पे लगा 20 जूल, तो इस केस में -20 जूल ये आपको निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा समझना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इसे बोलते हैं। और जो स्टीम का केस होता है जहाँ पे लिक्विड को, वाटर को कन्वर्ट करते हैं स्टीम में, दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट आपने सुना होगा, उसे ही बोलते हैं। जस्ट the latent heat of vaporization of these per unit mass required to vapor state without changing the temperature। एक चीज़ और ध्यान से सुनना, इसमें देखो होता क्या है, जो भी ये हीट होती है, जैसे जूल मैंने लिख दिया ना, ये कभी भी टोटल नहीं होती है, पर केजी होती है। जैसे मान लो मेरे पास 1 केजी का वाटर है, तो उसे मुझे, जो कि है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, देखो ये ग्राफ आपने अगर देखा होगा, इस पॉइंट टेम्परेचर एंड एंट्रोपी का होता है। इस पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, या इस ग्राफ में अगर देखोगे तो इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये क्या है, ये वाटर है, लिक्विड है एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, ये पॉइंट डी नंबर, ये है स्टीम या वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये अच्छे से थोड़ा समझना। अब मैं बोलता हूँ कि 1 केजी वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस का, मुझे इसे 1 केजी स्टीम में कन्वर्ट करना है। स्टीम जो कि 100 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे कितनी हीट चाहिए, मुझे चाहिए लेटेंट हीट के बराबर। इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर केजी। अब मान लो मैंने कहा कि सेम यही वर्क है, ये मुझे करना है 2 केजी ऑफ वाटर के लिए, तो कितनी हीट चाहिए होगी, इस केस में आपकी हीट चाहिए होगी 2 टाइम्स ऑफ लेटेंट हीट। वाई, बिकॉज लेटेंट हीट 1 केजी के लिए डिफाइंड होता है। और आपने कहा मुझे 2 केजी के लिए हीट चाहिए, 2 केजी का कन्वर्जन करना है, तो मास से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। द थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। एंड पॉइंट नंबर, एक मिनट, पॉइंट नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 पे आते हैं। In conduction, heat is transferred between neighboring part of the body through molecular collisions without any flow of matter। देखो, कंडक्शन के केस में क्या होता है, जैसे ये हमारी बॉडी, ओके, और इस पार्ट को आपने बहुत हीट कर दिया,
ओके, इस पार्ट को आपने बहुत हीट कर दिया, तो होगा क्या, यहाँ पे जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे भी वाइब्रेट करेंगे, यहाँ पर भी वाइब्रेट करेंगे। और वाइब्रेशन का मतलब क्या है भाई, उसके बगल जो एटम होगा वो उससे स्ट्राइक करेगा, उससे भी वाइब्रेट करा देगा। तो बिकॉज ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशंस एंड इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन एंड मोशन, हीट फ्लोज। और उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज एच, यहाँ पे ये हीट फ्लो रेट है, और ये है उस बॉडी की जिसमें हीट फ्लो हो रही है, जैसे ये इसका थर्मल कंडक्टिविटी, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। छोड़ो, मैं इसको अलग पेज में ही लिख देता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास एक मेटल रॉड है, बार है। अब आपने क्या किया, इस पॉइंट को गर्म कर दिया, बहुत आग में ले जाके गर्म कर दिया, तो उससे हीट फ्लो होगी ना। और उस हीट फ्लो को हम लिखते हैं कि ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। के क्या है, इस बॉडी की थर्मल कंडक्टिविटी, वो जो कि फिक्स होता है। एरिया क्या है, एरिया हीट फ्लो किस क्रॉस सेक्शनल एरिया में कर रही है। जैसे अगर मैं बोलूँगा कि हीट यहाँ फ्लो कर रही है, तो किस एरिया में फ्लो करेगी, इस एरिया में। इसका एरिया क्या होगा, अगर स्क्वायर सेक्शन है तो ए स्क्वायर, रेक्टेंगल है तो ए इंटू बी। ओके, अगर मान लो यहीं पे हमारे पास रॉड होती ऐसे, तो एरिया क्या होता हमारा, उस केस में हमारा एरिया होता पाई बाई 4 डी स्क्वायर, या फिर उसको पाई आर स्क्वायर भी बोलते हैं, जिस क्रॉस सेक्शन से हीट फ्लो हो रहा है। डेल्टा टी एंड डेल्टा एक्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, डेल्टा टी का मतलब है आप कितनी लेंथ को कंसीडर कर रहे हो। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि भाई मैं केवल, ये मेरी रॉड है, तो मैं जो डेल्टा एक्स है मैं यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर लेंथ के लिए। तो आपको बस इन्हीं दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के टेम्परेचर को देखना होगा। ओके, जैसे कि मान लो इस पॉइंट का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका है 30 डिग्री सेल्सियस। तो मैं कैलकुलेशन किस एरिया के लिए कर रहा हूँ, मैंने कहा मैं डेल्टा एक्स बस इस रेंज का लूँगा, तो आपको टेम्परेचर भी इसी रेंज का लेना है बस। तो यहाँ का टेम्परेचर मान लो हो जाएगा 30 से तो ज़्यादा ही होगा, जैसे मान लो 70 हुआ। तो फॉर्मूला में आप लिखोगे के की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है, डेल्टा टी कितना है 100 माइनस 70, क्यों यहाँ 70 क्यों है, बिकॉज डेल्टा एक्स हमने यहाँ तक का लिया है, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। वो लेंथ, डेल्टा एक्स नथिंग बट लेंथ होती है ना। पूरी रॉड का अगर देखोगे तो के इंटू ए इंटू 100 माइनस 30, और यहाँ पे आ जाएगी लेंथ ऑफ द रॉड, जो कि हमने एल्यूम कर लिया है। थोड़ा देखो कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, इट्स ओके। what happens when you are explaining something with just numbers, values, means symbols, तो उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन हो नहीं पाता है फ्रॉम टीचर्स पर्सपेक्टिव एज वेल। जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बट बिकॉज इट इज़ अ समरी, तो मैं भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक रिवीजन हो जाए और आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ जाए, है ना। इसको बार बार देखोगे तो चीज़ें क्लियर थोड़ी सी हो जाएंगी। नाउ लास्ट पॉइंट, एंड ऑल्सो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड्स, बिकॉज उतना आसान नहीं है कि सब लोगों को जो बगल में घूम रहे हैं उनको रोकना, है ना। उसे भी थोड़ा इग्नोर करना, दैट्स नॉट इन माई कंट्रोल, सो प्लीज़ इग्नोर इट एंड थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन। नाउ कमिंग टू पॉइंट 11, Newton's law of cooling says that the rate of cooling of a body is proportional to the excess temperature of the body over the surrounding। देखो, जैसे मान लो कि ये एक
स्फेरिकल बॉल है जिसको आपने हीटर में गर्म किया, अब ये काफ़ी गर्म हो चुका है और इसका टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस। अब आपने इसको एक इन्वायरमेंट में रख दिया, मतलब एयर में जैसे रख देते हैं ना गर्म करके। अब इसका टेम्परेचर कितना, सराउंडिंग का टेम्परेचर हमने एज्यूम किया है 25 डिग्री सेल्सियस, 25। नाउ अब ये क्या कह रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सेज दैट रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी, देखो रेट ऑफ कूलिंग मतलब क्या है, हीट लॉस। बॉडी अपने अंदर से हीट को निकाल रही है, क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में है तो इसकी यूनिट क्या होगी, वॉट, जूल पर सेकेंड, ठीक है। इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग के कंपैरिजन में कितना एक्सेस टेम्परेचर है, कितना है 25 से आप कितने एक्सेस में हो, तो वही है 120 माइनस 25। एक्सेस एक्स्ट्रा 25 से कितना एक्स्ट्रा टेम्परेचर है आपके पास, तो ये जो डेल्टा होता है ना, ये डिसाइड करता है कि बॉडी किस हिसाब से उसके कूलिंग का रेट क्या होगा। यहाँ देखो कूलिंग का रेट का मतलब होता है फास्टर और स्लोअर। जैसे कि एक बॉडी 120 डिग्री सेल्सियस पे है, इन्वायरमेंट है 25 पे, दूसरी बॉडी जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। देखो ये बॉडी नंबर ए, बॉडी नंबर बी, दोनों ही जब आप एटमॉस्फेयर में रखोगे, सॉरी इन्वायरमेंट में रखोगे, दोनों ही ठंडी ही होंगी, जो कि फाइनल टेम्परेचर दोनों का 25 ही आएगा। बट रेट कितनी फास्टर है ना, यानी ये अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर एनर्जी रखी जाए और यहाँ टाइम रखा जाए, तो ये वैल्यू किसके लिए फास्टर होगी, स्टीपर होगी, वो हमेशा होगा जो बॉडी हॉट है। क्यों, क्योंकि बॉडी ए और इन्वायरमेंट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कहीं ना कहीं उस स्टीपनेस को बताता है। जैसे इसका आपने ग्राफ देखा होगा, देखो टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ इसमें जो बनता है वो ऐसे बनता है कि स्टार्टिंग फेज में क्या होता है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर बहुत जल्दी ड्रॉप करता है, बहुत जल्दी ड्रॉप करता है, और जैसे जैसे बॉडी लगभग इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर के आसपास आने लगती है तो धीरे धीरे ठंडी होती है। इससे बेसिस पर न्यूमेरिकल करेंगे और क्लैरिटी मिलेगी। बट आप अगर बेसिक मैथमेटिक्स समझते हो, डिफरेंशियल इंटीग्रल थोड़ा बहुत, और आपने स्लोप्स के बारे में पढ़ रखा है, तो ये आराम से आप समझ सकते हो, इतना इसमें उतना कुछ कठिन था नहीं। ओके, तो पॉइंट नंबर 11 भी, इसमें एक पॉइंट और है कि के बारे में 11 पॉइंट पे मेंशन नहीं है, बट देखो होता क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा थर्मल कंडक्टिविटी, जस्ट ए मिनट, ये बॉडी है, इसकी एक थर्मल कंडक्टिविटी होती है, तो के बहुत ज़्यादा है तो हम बोलते हैं हीट जो ट्रांसफ़र रेट होगा वो बहुत तेज होगा। ऐसे ही कन्वेक्शन के केस में अगर एक बॉडी है जो गर्म करके आपने हवा में रख दिया है एयर में और वो ठंडी हो रही है, तो एक फैक्टर आता है जिसे हम बोलते हैं एच ऑलमोस्ट वही रिप्रेजेंट करता है कोई बॉडी कितनी जल्दी ठंडी होगी या कितनी जल्दी गर्म होती है। एच अगर ज़्यादा है तो बॉडी गर्म भी बहुत जल्दी होगी और ठंडी भी बहुत जल्दी होगी। अब के जो था थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ये क्या होता है, केवल मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, बट एच ऐसा नहीं है। एच आपके मटेरियल की भी प्रॉपर्टी है, जिस इन्वायरमेंट में आपने रखा है उसकी भी प्रॉपर्टी है, फ्री कन्वेक्शन है या फोर्स्ड कन्वेक्शन है उसकी भी प्रॉपर्टी है, तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ये। तो आई होप मैं पूरे 11 पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, और आप अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर बियरिंग द बैकग्राउंड वॉइसेस।
और यार देखो, हम इन सभी पॉइंट्स के बेसिस पे न्यूमेरिकल करेंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. इट वाज ओनली अ समरी, ताकि आप जैसे आपके पास फ़ोन अवेलेबल है, आप बस एक गो थ्रू करना चाहते हो, उसके लिए ये वीडियो उसके लिए सही है. उससे आपको एक क्लैरिटी थोड़ी मिल जाएगी. ओके, so thank you for watching this video. If you like the video, please like it on to the YouTube as well. और आपके कुछ क्वेरीज हो कमेंट में लिखना. चैनल अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.